Hi, today is 8th of September 2020. This is set number 27, 25 MCQs in 30 minutes. Section 1. This is polity. Polity में first question है, consider the following statements. Consider the following statements with respect to the legislative procedure in the state legislature. सेंटर में legislature होता है और एक होता है राज्य स्तर पे, तो ये राज्य स्तर का है, state legislature. There is a system of joint sitting in state legislature to resolve the deadlock between the two houses on passing the bill. जैसे पार्लियामेंट में होता है लोकसभा एंड राज्यसभा, जब डेडलॉक होता है तो जॉइंट सिटिंग होती है. सिमिलर टाइप ऑफ प्रोविजन इज देयर इन स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल. सेकेंड, a state legislative council can hold an ordinary bill for a maximum period of 4 months. We know there are differences ordinary bill and money bill में. ऑर्डिनरी बिल में जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, ऑर्डिनरी बिल के केस में वो मैक्सिमम एक बिल को विदहोल्ड कर सकती है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ. तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं? सी. पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग, बिकॉज स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है दे आर नॉट एज पावरफुल एज राज्यसभा, तो वहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, जॉइंट सिटिंग नहीं होता है इतना, सो दिस इज रॉन्ग. सेकेंड जो है वो एब्सोल्युटली राइट है. 3 मंथ के लिए पहले, देन 1 मंथ के लिए, टोटल 4 मंथ के लिए ये उस ऑर्डिनरी बिल को स्टॉप कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं. सो द राइट आंसर इज दिस बी, 2 ओनली. नाउ दिस इज सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट दिस FCRA. अभी न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA 2010. FCRA लाइसेंस मैंडेटरी होता है, रिक्वायरमेंट फॉर एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन इंडिया टू रिसीव फॉरेन फंड्स. इंडिया में बहुत सारे NGOs होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, नॉन वॉलेंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है. ये फंड्स ये ले सकते हैं फ्रॉम फॉरेन फंडिंग इज पॉसिबल, बट फॉर दैट दे हैव टू गेट दिस FCRA लाइसेंस. दिस इज अ मैंडेटरी थिंग. सेकेंड, एडिटर हुए, ऑनर हुए, प्रिंटर हुए, पब्लिशर हुए एक रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के ये सारे लोग, एसोसिएटेड पीपल, कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन मनी अंडर FCRA. तो क्या ये FCRA के लिए इनएलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है? इज दिस ट्रू? FCRA कपल ऑफ डेज बैक न्यूज़पेपर नोट्स में हमने पढ़ा है, हैव अ लुक. ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमने देखी थी कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है. सो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. So the right answer is this both 1 and 2. This is question number 3. Which one of the following statement is correct? Correct बताना है. Rights होते हैं, fundamental rights होते हैं, ये claims हैं of the state against the citizen. Look at the preposition. That is why preposition English ये थोड़ा important होता है, इससे समझ जल्दी हो जाती है. तो rights are claims of the state against the citizen. तो ये तो possible ही नहीं है. Rights are privileges which are incorporated in the constitution of a state. So are there some kind of privileges? Rights are claims of the citizens against the state. Citizens के against the state. Rights privilege हैं few citizens के against the many. तो ऐसा होगा कि हम selected few को ही privileges दें, तो this is wrong. This is also wrong. And this is true. C is true. Rights are claims of the citizens against the state. So the right answer is this C. Now this is question number 4. Consider the following statements about राज्य सभा elections. अभी काफ़ी सारे राज्यों में राज्यसभा elections हुए. राज्यसभा election से related ये statements हैं. The election is not based upon the principle of secret ballot. Secret ballot मतलब nobody know आपने किसको वोट दिया है. The election is not based on the principle of secret ballot. तो राज्यसभा में secret ballot नहीं होता है. The option of nota, none of the above, is also available for such like general और assembly election. तो जैसे general और assembly election में नोटा होता है, similarly राज्यसभा में भी नोटा ऑप्शन अवेलेबल होता है. MLA can be disqualified for defying the whip of the party in the election under anti-defection law. ये अभी काफ़ी न्यूज़ में था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था. तो राज्यसभा इलेक्शंस ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, विच वन यहाँ पे करेक्ट है? तो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली ट्रू. ये
नॉट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेट बैलेट है, दिस इज ट्रू, ओपन बैलेट होता है। ऑप्शन ऑफ नोटा इज ऑल्सो अवेलेबल, यस नोटा अवेलेबल है। एमएलए ये अक्सर विप होता है, विप में अगर पार्टी लाइन पे टो नहीं हो रहे हैं तो एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बट दिस इलेक्शन ऑफ राज्यसभा दिस इज नॉट एप्लीकेबल, सो द राइट आंसर इज दिस ए, 1 and 2, 1 and 2 is the right answer. Fourth, this is number 5. Consider the following statement with respect to parliamentary committee. भी parliamentary committees भी न्यूज़ में है। parliamentary committee एक पर्टिकुलर वर्क करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, वो ऐसे बना सकते हैं। parliamentary committee for a specific work, they draw their authority from article 105 and article 118. parliamentary committee different committees होती हैं, standing committee होती है, ad hoc committees होती हैं for a specific purpose, legislation, discussion, executive, these are all their mandate. Parliament is not bound by the recommendation of parliamentary committee. Now whatever the parliamentary committee is suggesting, parliament is not bound by the recommendation. So which one of the above is correct statement? See, जो first statement है, first statement is absolutely true, second statement is also absolutely true, so this is true, this is true. The right option is the C, both 1 and 2, correct. So this is polity. Now let us move to history. Which among the following were the literary work by B.R. Ambedkar साहब? बाबा साहब ने इनमें से कौन सा उनका लिटरेरी वर्क है? Annihilation of Caste, Annihilation of Caste, The Buddha and His Dhamma, India of My Dreams and बहिष्कृत भारत. तो बी आर अम्बेडकर साहब का वर्क कौन सा है? Annihilation of Caste है, बुद्धा एंड हिज धम्मा भी है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स है, दिस इज बाय गांधी जी, एंड बहिष्कृत भारत भी अगेन अम्बेडकर साहब. सो द राइट आंसर इज दिस ए, 1, 2 and 4. दिस इज नंबर 7. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली. ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, टूवर्ड्स हम फ्रीडम पहुंच रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इनका हमें बताना है ऑर्डर. सबसे पहले क्या आया, देन क्या आया, देन क्या आया. ओके, सो क्रिप्स है, कैबिनेट है, क्विट इंडिया है, इंडिविजुअल है, एंड दिस रिन म्यूटिनी है. जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन सबसे लास्ट में आएगा, दैट इज दिस इन 1946. 1946 दिस. ओके, सो द राइट आंसर इज दिस बी, 1946 इज दिस कैबिनेट मिशन, सबसे लास्ट में है. द राइट ऑप्शन इज दिस बी. सो कैबिनेट मिशन सबसे लास्ट में है. सो लेट अस सी वन बाय वन. क्रिप्स मिशन जो था, क्रिप्स मिशन था मार्च 1942 में. क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था. कैबिनेट मिशन लास्ट में है मई 1946, तो 2 हैज़ टू बी इन द लास्ट. सी, ये सबसे लास्ट में, बिकॉज इसके बाद फिर टूवर्ड्स इंडिया फ्रीडम ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाएगा, तो 2 लास्ट में है, तो दैट इज वाई आई गो टू दिस बी. बी इज द राइट ऑप्शन. तो मई 1946 में कैबिनेट मिशन है. देन अगस्त 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, QIM. इंडिविजुअल सत्याग्रह कल क्वेश्चन देखा था 1940 में, 2 फर्स्ट सत्याग्रही, सेकंड सत्याग्रही, यू आंसर दैट क्वेश्चन. देन रिन म्यूटिनी हुई थी फरवरी 1946 में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फोर्थ, दैट इज इंडिविजुअल सत्याग्रह, देन क्रिप्स मिशन, देन क्विट इंडिया मूवमेंट, देन रिन म्यूटिनी, एंड देन फाइनली कैबिनेट मिशन. 1946 आया और इसके बाद 47 में इंडिया आज़ाद हो जाएगा. सो दिस इज द ऑर्डर. द राइट आंसर इज दिस बी. नाउ दिस इज नई तालीम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. आज न्यूज़पेपर में हमने आर्टिकल कवर किया इसका, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट साहब के मैसेजेस. तो नई तालीम स्कीम ऑफ एजुकेशन वॉज प्रपोनेड बाय टैगोर साहब. टैगोर साहब के स्कूल्स भी होते थे. महात्मा गांधी जी, राधा कृष्णन जी, जाकिर हुसैन, ये सारे पर्सनस हैं ना, ये एजुकेशन से रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं. तो इसमें जो नई तालीम है दैट इज बाय दिस महात्मा गांधी जी. राइट ऑप्शन इज दिस बी. दिस इज नंबर 9. कुशान आर्ट एंड कल्चर हमने पढ़ा है. कुशान आर्किटेक्चर, विच आर्ट रीच्ड इट्स जेनिथ. जेनिथ मीन्स पीक. कुशान के टाइम पे मथुरा, गांधार, मथुरा एंड गांधार बोथ, एंड गंधर्व आर्ट. सो इसमें राइट ऑप्शन है दिस बी. गांधार आर्ट इस टाइम पे पीक में था, कुशान्स के टाइम पे. Then this is number 10. Indus Valley Civilization is again a favorite topic. Every year you can expect one question from this topic. ये 2 टेक्निक है, सायर पर्ड्यू और दिस अलॉय मेकिंग. इसमें हमें बताना है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी टेक्निक नोन थी. IVC को हम ब्रोंज एज भी बोलते हैं. ब्रोंज एज अलॉय है तो 2 तो होगा ही.
ये क्या टेक्निक होती है? ये होती है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक हमने डांसिंग गर्ल देखा था, एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर। ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को पता था। ये पहले एक मिट्टी का सांचा बनाते थे, उसमें वैक्स भर देते थे, फिर मिट्टी के सांचे को वैक्स को मोल्ड करके बाहर निकाल देते थे, और फिर जो एम्प्टी बचता था उसमें अलॉय डाल देते थे, अलॉय को कूल करते थे, और ये जो मिट्टी की आउटर लेयर है इसको तोड़ देते थे। तो ये कहलाती थी लॉस्ट वैक्स टेक्निक। द राइट ऑप्शन इज दिस सी, बोथ आर ट्रू। सो दिस इज हिस्ट्री। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट 0 डिग्री, इक्वेटोरियल क्लाइमेट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉन्स्टेंटली हाई होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉन्स्टेंटली हाई होती है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में सीडिंग, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, डिके डू नॉट टेक प्लेस इन अ सीजनल पैटर्न, मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, थ्रू आउट द ईयर वो चलता रहेगा। फर्स्ट इज एब्सोल्युटली ट्रू, इक्वेटोरियल क्लाइमेट में एवापोरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई। प्लस ये सीजनल नहीं होते हैं, डेसिडुअस भी नहीं होते हैं, ऑल 12 मंथ्स इसमें सेम टाइप ऑफ दिस चीज़ें चलती है, दैट इज़ वाई दे आर एवरग्रीन। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, डिकेइंग, सीडिंग, ये सब प्रोसेस सीजनल नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट है। दिस इज नंबर 12, अफ्रीकन लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये अफ्रीका है ना, ये यहाँ पे ऐसे लेक सिस्टम आ रहा है, दिस लेक सिस्टम आ रहा है, अफ्रीकन लेक्स। तो नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेशन में इन्हें बनाना है, ये ऐसे डिवाइड भी हो रहा है ये लेक सिस्टम। विक्टोरिया, तंगानिका, मालावी। ना विक्टोरिया हमें पता है नॉर्थ में होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ से फिर ये नाइल रिवर निकलेगी। नाइल रिवर अभी न्यूज़ में भी है, दिस डैम भी अभी काफ़ी न्यूज़ में था। नेम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट डैम? ओके, देन ये जो डैम है दैट इज दिस विक्टोरिया, दिस नाइल, ये टॉप में होगा। फिर तंगानिका एंड मालावी। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए। ए मीन्स 1 2 3, नॉर्थ टू साउथ लगाना है, तो सबसे ऊपर विक्टोरिया है, फिर लेक तंगानिका है, और सबसे नीचे ये लेक मालावी है। मालावी, तंगानिका, विक्टोरिया, एंड देन यहाँ से नाइल। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए। दिस इज नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग जोग्राफिकल फीचर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ लगाना है हमें, नॉर्थ टू साउथ। मालवा प्लेटू है, अरावली माउंटेन है, महादेव हिल है, सतपुरा है, और विंध्यान है। सेलेक्ट द कोड फ्रॉम बिलो। तो अरावली तो हमको पता है, ये अरावली ऐसा है, दिस दिल्ली तक जा रहा है, दिस अरावली। ओके, देन फिर अरावली के बाद यहाँ पे दिस मालवा आता है, तो अरावली हैज़ टू बी एट द टॉप। हमें नॉर्थ टू साउथ फिक्स करना है, नॉर्थ टू साउथ। तो ए इज गॉन, सी इज गॉन, 2 B and D is left. So this is the option. Answer is B. सबसे ऊपर रहता है अरावली, देन दिस मालवा प्लेटू है, देन इसके बाद विंध्यान्स है, सतपुरा है, और फिर यहाँ पे ऐसे दिस महादेव हिल्स है। लुक एट दिस मैप, दिस इज अरावली रेंज, ये अरावली रेंज है, ये गुरु शिखर है यहाँ की हाईएस्ट पीक। दिस इज अरावली, बनास रिवर, साबरमती, अरावली रेंज। देन ये मालवा प्लेटू होता है, वीट मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू के बाद ये विंध्यान रेंज है, दिस इज विंध्यान रेंज। विंध्यान रेंज के जस्ट नीचे है सतपुरा रेंज, दिस इज सतपुरा रेंज। एंड देन सतपुरा के नीचे है दिस इज महादेव। और दूसरी रेंज कौन सी है? ये सतमला है, ये अजंता जो गुफाएं हम पढ़ते हैं, अजंता केव्स। बालाघाट इधर है, हरिश्चंद यहाँ पर है, ये माइकाल रेंज है। ओके, ये रामगढ़ हिल है, गर्जत है, ये राजमहल है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट हिल्स। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा दिस बी, 2 1 5 4 3। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14, ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर गोदावरी। रिवर गोदावरी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी ट्रिब्यूटरीज बताना है। पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती एंड कोयना। कोयना रिवर, कोयना में हमें पता है कोयना डैम, टेक्टोनिक, कोयना सेस्मिक एक्टिविटी, कोयना। तो कोयना इज नॉट फॉर दिस गोदावरी। कोयना जो रिवर है ये जा रही है कृष्णा रिवर में, तो कोयना इज नॉट गोदावरी। तो 4 इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, 1 2 एंड दिस 3, ये जो तीनों हैं ये तीनों हैं ट्राइब्यूटरी रिवर गोदावरी के। सो द राइट आंसर इज दिस सी, 1 2 एंड 3, इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा। इंद्रावती किस स्टेट में निकलती है? इंद्रावती। सो दिस इज गोदावरी। नाउ दिस इज नंबर 15, फेमस ग्रेट बिटर लेक एंड स्मॉल बिटर लेक, ये दोनों किस कंट्री में मिलती हैं? ग्रेट बिटर एंड स्मॉल बिटर, इराक, इजराइल, सऊदी या इजिप्ट? सो द राइट आंसर इज हियर
राइट आंसर इज दिस इजिप्ट. ये दोनों लेक्स मिलती है इजिप्ट में. सो द राइट आंसर इज दिस ए. नाउ लेट अस मूव टू इकोनॉमिक्स. नंबर 16. Which among the following is are an example of investment expenditure? एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारा. एक्सपेंडिचर के भी टाइप्स होते हैं. इन्वेस्टमेंट कौन सा टाइप है आपको बताना है. पार्ट ऑफ द रेवेन्यू पेड आउट एज रेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय लैंड. रेवेन्यू का वो पार्ट जो पे हुआ है सर्विसेज लैंड रेंडर्ड. पार्ट ऑफ द रेवेन्यू पेड टू कैपिटल एज इंटरेस्ट के रूप में वो पे हुआ है. पार्ट ऑफ द रेवेन्यू पेड टू लेबरर एज वेजेस के रूप में हुआ है. पार्ट ऑफ द रेवेन्यू यूज टू बाय न्यू मशीनरी. हम कुछ नया मशीनरी खरीद रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, नई फैक्ट्री एक्सपैंड कर रहे हैं, प्रोडक्शन. नाउ सी दिस इज डिफरेंट. ये जो है आप सर्विसेज के लिए पे कर रहे हो, दिस इज अ रेंट. ये रेवेन्यू है इंटरेस्ट, ये है वेजेस. तो ये काइंड ऑफ दिस व्हाट रेकरिंग इन नेचर है. रेकरिंग इन नेचर है. और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है दैट इज सम काइंड ऑफ दिस कैपिटल थिंग. सो 4 ओनली. 4 only, that is this is part of this investment expenditure. 4 only. ये सब 3 नहीं होंगे. Now number 17. When a government spends more than it collects by way of revenue. सरकार को जितनी आमदनी हो रही है उससे ज़्यादा वो खर्चा कर रही है, तो इससे क्या होता है, बजट डेफिसिट होता है. Consider the following statement in this regard. Fiscal deficit is the difference between the government's total expenditure and total receipt including borrowing. तो फिजिकल डेफिसिट क्या हुआ कि जितना टोटल खर्चा हुआ, जितना टोटल आमदनी हुई और उसमें बोरोविंग भी इंक्लूड कर लो. इज इट ट्रू? द रेवेन्यू डेफिसिट इंक्लूड ओनली सच ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट द करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब रेकरेंट टाइप. करंट रेवेन्यू डेफिसिट में केवल वही चीज इंक्लूड होगी. प्राइमरी डेफिसिट इज कैलकुलेटेड बाय रिड्यूसिंग नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी फ्रॉम ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट. तो टोटल जो फिजिकल डेफिसिट है उससे हमने नेट जो इंटरेस्ट एंड ऑल है प्रीवियस ईयर एक्यूमुलेटेड वो सब हटा दिया, तो प्राइमरी डेफिसिट हमारे पास बचता है. तो इज इट ट्रू? द राइट ऑप्शन हियर इज सी. सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू, थर्ड इज ऑल्सो ट्रू. तो टोटल जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें सच ट्रांजेक्शन करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दिस इज ट्रू. रेवेन्यू डेफिसिट की ये डेफिनेशन है. प्राइमरी डेफिसिट में अपन जो पुराना इंटरेस्ट होता है वो हटा देते हैं, तो वो हो जाता है प्राइमरी डेफिसिट. तो दिस इज रॉन्ग. फिजिकल में बोरोविंग नहीं होता है. दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. राइट ऑप्शन इज दिस सी, 2 and 3. अब ये अगेन कॉन्सेप्ट्स हैं. नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में निकालना है हमें. फैक्टर कॉस्ट में मतलब टैक्सेस सब्सिडी यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन, एनएनपी मार्केट प्राइस में माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनएनपी मार्केट प्राइस में माइनस इनडायरेक्ट प्लस सब्सिडी. GNP नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. दिस इज बोगस, दिस इज बोगस. नाउ सी NNP जो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस में हमें पता है, मार्केट प्राइस से हमें उसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, उससे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे और उसमें जो भी सब्सिडी दी है, छूट दी हुई है, तो छूट इसको रियल बता नहीं रही थी तो छूट को ऐड करते हैं, सब्सिडी को ऐड करते हैं. और जो टैक्सेस थे वो उसको इन्फ्लेट किया था. जैसे ये NNP था, टैक्सेस ने इसको आगे ऊपर बढ़ाया था इसका कॉस्ट और सब्सिडी ने इसको कम किया था. तो हम प्लस सब्सिडी एंड माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे. इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करेंगे और सब्सिडी जो कम हमने लगाई थी उसको भी इंक्लूड कर लेंगे. तो ये जो लेवल सेट होगा वो कहलाएगा फिर ये फैक्टर कॉस्ट पे. सो दिस इज सी, NNP एट मार्केट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी. नाउ दिस इज नंबर 19. बजट डॉक्यूमेंट क्लासिफाई करता है टोटल एक्सपेंडिचर को प्लान एंड नॉन प्लान में. एक प्लान होता है, एक नॉन प्लान होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. तो नॉन प्लान में क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट ये नॉन प्लान है, डिफेंस सर्विसेज नॉन प्लान है, सब्सिडी नॉन प्लान है, सैलरीज एंड पेंशंस नॉन. इनकी प्लानिंग नहीं होती है, देना है तो देना है. इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, सब्सिडी, सैलरीज एंड पेंशन. तो द राइट आंसर इज दिस डी. ये सारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाते हैं. डी. दिस इज नंबर 20. गवर्नमेंट अफेक्ट करती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड को. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो आपके पास बच रही है, डिस्पोजेबल इनकम है खर्चा करने के लिए, बाय मेकिंग ट्रांसफर पेमेंट एंड कलेक्टिंग टैक्सेस. पेमेंट हुआ और उस पर टैक्स भी लग गया. देयरफॉर कैन ऑल्टर द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. तो इससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को सरकार गवर्न कर रही है एक तरीके से, पैसे कितने दे रही है और उस पर टैक्स कितना लगा रही है, और इससे आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है. बजट में क्या बोला था, इस बार टैक्सेस कम कर रहे हैं हम तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा रहेगी. दिस फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज, अब इसको हम क्या बोलेंगे, अलोकेशन है, स्टेबलाइजेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टरिलाइजेशन है.
हमें पता है आर्टिकल नंबर 39B। आर्टिकल 39B जो होता है दैट इज दिस बी से मतलब बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो। 39C जो होता है 39C मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं होने दो, तो 39B से बांट दो डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का, C मतलब वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? C, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो दिस इज इकोनॉमिक्स। नाउ ये भी आज हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा आज सुबह। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म बायो बबल समटाइम सीन इन द न्यूज रिसेंटली। IPL जो हो रहा है वो बायो बबल में करवा रहे हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग और इंक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन थ्रू क्लाउड्स एडिंग एक्सटर्नल एजेंट। तो एक हमने एटमॉस्फेयर वहाँ पे बनाया। ये ड्रग ट्रीटमेंट होगा दिस डिसीजेस के लिए फास्ट ग्रोइंग सेल्स में। बायो दिस बबल। ये टाइटली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहेगा, सील्ड ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, कैन ओनली बी एक्सेस बाय अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। या फिर ये एक डिवाइस होगी जो IPL में लगाएंगे फॉर दिस थिंग। नो, द राइट आंसर हियर इज दिस सी। यहाँ एक बायो बबल बना रहे हैं और प्लेयर्स को उस सिक्योर एटमॉस्फेयर में वो स्पोर्ट्स करवाएंगे। सो दिस इज सी। ये अभी न्यूज़ में आया लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। नजेस मतलब ऐसे एनकरेज करना, कोहनी मारना, धक्का मारना, एनकरेज करना टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल आई कीप ऑन नजिंग यू टू लाइक रीड, राइट, कंसोलिडेट, एवरीडे, ग्रेजुअल स्टडी ही मैटर करती है। तो ग्रीन नजेस क्या है? लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस सीन इन न्यूज़ में क्या है? ये IPCC की रिपोर्ट रिलीज है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इकोनॉमिक रिलेटेड, UN एनवायरमेंटल प्रोग्राम की है, या फिर नन ऑफ द अबव। सो द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस जो रिसेंटली न्यूज़ में है दैट इज बाय दिस चिल्ड्रन एनवायरनमेंट नज थ्योरी। ये UN एनवायरमेंटल प्रोग्राम का एक है रिलीज। UN एनवायरमेंटल प्रोग्राम, चिल्ड्रन नज कर रहे हैं, चिल्ड्रन को नज कर रहे हैं अराउंड 200 मिलियन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के तरफ एफर्ट्स लगाने हैं। सो दिस इज सी, UNEP। ये नंबर 23 है। दिस इज नंबर 23, 22, 23। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव GTI, इंडिया टाइगर से रिलेटेड इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट टाइगर। इस बार प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव ये प्रोग्राम किसका है? टाइगर इनिशिएटिव। क्या ऐसे काम वर्ल्ड बैंक करेगा? ऐसे काम IUCN करेगा, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, या फिर ये काम होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम? दिस इज टाइगर, नेचर एंड ऑल। तो दिस इज GTI जो होगा, इसमें एक टर्म हमने पढ़ा था दिस GEF एनवायरनमेंट फैसिलिटी। एक फंड बनाया था हमने, उस फंड में बहुत सारे पैसे थे और वो फंडिंग कर रहा था डिफरेंट चीज़ों को, और GEF एसोसिएटेड था वर्ल्ड बैंक के साथ। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस A, वर्ल्ड बैंक। देन दिस इज 24, रेड लाइन कैंपेन। हम इंडियंस की आदत होती है रेड लाइन कैंपेन, उस आदत को सुधारने के लिए। दिस इज अबाउट कमर्शियल सरोगेसी, लेफ्ट विंग, क्लाइमेट चेंज एंड एंटीबायोटिक्स। आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट क्वेश्चन। दिस इज अबाउट दिस एंटीबायोटिक्स। हम इंडियंस की आदत होती है हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, खुद ही मन से दवाई ले लेते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। तो ये रेड लाइन कैंपेन उसको डिस्करेज करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही आपको ये लेना है एंटीबायोटिक्स। ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, वरना बॉडी की इम्यूनिटी जब रियल टाइम में ज़रूरत पड़ेगी तो वो इफेक्टिव नहीं होती है। सो दिस इज D। ये कुछ डिसीजेज हैं, वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, बट कुछ डिसीजेज के पास हमारे पास वैक्सीनेशन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज। इनका वैक्सीनेशन हो जाएगा तो आप वैक्सीन प्रिवेंशन पॉसिबल है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड बिलो। Which of the following are vaccine preventable diseases? डेंगू, रुबेला, हेमोफीलिया, पॉलीमेलाइटिस या कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड तो देखिए हो नहीं सकता, कॉमन कोल्ड की ऐसी कोई वैक्सीनेशन है नहीं, तो फिफ्थ इज गॉन। द राइट आंसर इज हियर इज B, 1, 2 and 4, रुबेला, हेमोफीलिया एंड डेंगू। सी, द आंसर इज दिस B। ये कुछ लिस्ट हैं, 27 डिसीजेज हैं। आई हैव स्टार्टेड कंपाइलेशन, मैं इसको अभी शेयर कर दूंगा PDF विद इन अ डे और 2। 27 डिसीजेज हैं वैक्सीनेशन की जो अवेलेबल हैं। कॉलेरा की, डेंगू की, डिप्थेरिया, हेमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा टाइप B एंड हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस B की है, E की भी है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फ्लुएंजा, जापानीज एन्सेफेलाइटिस मलेरिया की भी वैक्सीनेशन है, मीजल्स की है, दिस मम्प्स, न्यूमोकोकल डिसीज, पर्ट्यूसिस, पोलियोमेलाइटिस, रैबिस, दिस इज रोटावायरस, रुबेला, टेटनस, tick borne tuberculosis, typhoid, varicella, yellow fever and shingles। यूनाइटेड नेशंस WHO ये 27 डिसीजेस की वैक्सीनेशन अवेलेबल करवाता है। दीज आर 27 इन नंबर।
सो दीज 27 की वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबिलिटी है. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी. डेंगू की भी एज सच वैक्सीनेशन है. दिस इज द आंसर. बी इज द आंसर. 1, 2 एंड दिस 4. इसकी नहीं है. हिमोफीलिया की वैक्सीनेशन नहीं हो भी नहीं सकती है. कॉमन कोल्ड की भी नहीं है. दिस इज नॉट देयर. सो बी. रेड लाइट campaign is for antibiotics. Global Tiger Initiative is by World Bank. GEF. This nudge, जो children nudge, that is this UNEP. This is BioBubble for IPL. ये है ट्रांसफर पेमेंट्स जो होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है. रिमेंबर 39B एंड 39C. बी से बांटना है, सी से कॉन्सेंट्रेशन नहीं होने देना है. देन दिस इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. नेट नेशनल प्रोडक्ट. दिस इज रेवेन्यू and this is investment expenditure. Great Bitter and Small Bitter Lake, River Godavari tributaries. These are Aravali, Malwa, Vindhyan, Satpura and then Niche Mahadev. This is Lake Victoria, Tanganika, Malawi, north to south. Then following statements: equatorial climate, Indus Valley civilization. This is Lost Wax, Alloy. Kushans, Nai Talim. This is order, chronology, Cripps, cabinet, quit, individual and Rin mutiny. Ambedkar Saab, India of my dreams is by Gandhi ji. Then parliamentary committee, both are right. Rajya Sabha elections, this is statement true regarding this rights. Foreign Contribution Regulation Act, and this is about state legislature. So this is 8th of September 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.